नमस्कार, देश एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम अपने जो CGPSC पेपर 7 के पार्ट 1 एक्ट का जो CRPC का हम लेक्चर चालू किए थे उसके अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे, है ना। उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो आज की जो पहली धारा है वो है धारा नंबर 129, ठीक। 129 बोलती है सिविल बल के प्रयोग द्वारा भीड़ को तितर बितर करना, ठीक। इसका संबंध है भीड़ तितर बितर करने से संबंधित है, लेकिन कैसे? सिविल बल के प्रयोग से, ठीक। देखिए क्या होता है, जैसे कि मतलब या विधि विरुद्ध कोई जमाव लगा है, भीड़ का मतलब है विधि विरुद्ध जमाव, या कोई भीड़ है और उसको हटने के लिए बोला जा रहा है पर वह नहीं हट रही है, ठीक। अगर वहाँ पे मजिस्ट्रेट है ना, तो ठीक है। भार साधक पुलिस अधिकारी है तो ठीक है, लेकिन नहीं तो कम से कम उप निरीक्षक तो होना ही चाहिए, ठीक। वही यह कर सकता है, उसके नीचे का अधिकारी नहीं कर सकता, ठीक। तो वह क्या कर सकता है? वह यह कर सकता है कि भीड़ को हटने का आदेश दे सकता है और वहाँ पे जो अन्य सिविल लोग हैं भीड़ हटाने के लिए उनकी मदद भी ले सकता है। सिविल लोग से आप लोग समझ गए, मतलब कोई और अन्य हो जो उसको लगता हो कि हाँ इसकी मदद ले लेते हैं, दो चार और खड़े हो, आओ भाई थोड़ा हटाओ भीड़ को, भगाओ इन लोगों को, ऐसा टाइप का, तो मदद ले सकता है, ठीक। तो 129 है वह है भीड़ को तितर बितर करना सिविल बल की मदद से, ठीक। जो 130 है इसका जो है वह है आपका जमाव को तितर बितर करना। वैसे ही जमाव है ना, कुछ लोग खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कुछ अपराध होगा, या ज़बरदस्ती थाने में भीड़ बढ़ा लिए हैं, किसी चीज़ को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कुछ जिसकी परमिशन नहीं है ना, कोई भी ऐसी भीड़ जिसको पुलिस हटाना चाह रही है, ठीक। तो इसमें क्या है, इस जमाव को तितर बितर करना है, लेकिन कैसे? सशस्त्र बल की मदद से, ठीक। तो इसमें क्या है, जो उच्चतम श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट रहेगा वह वहाँ उपस्थित उस बल का, सशस्त्र बल का जो प्रमुख है, जो भार साधक है, उसको ऐसे भीड़ को हटाने के आदेश दे सकता है और वह इस उनके आदेश का पालन करेगा, है ना। मतलब जैसे लाठीचार्ज करना हो, ठीक। भीड़ लगी है, SDM खड़ा है, वहाँ पर DSP खड़े हैं, तो SDM DSP को बोल सकता है कि भाई इनको भीड़ को हटाना है, आप लाठीचार्ज करो। अगर DM खड़ा है, DM बोल सकता है भाई आप लाठीचार्ज करके इनको हटाओ, ठीक। तो उस समय क्या है, उसको फिर उनका ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, फिर वहाँ से भीड़ को हटाना पड़ेगा। तो लाठीचार्ज भी इसके अंतर्गत ही आता है, ठीक। तो सशस्त्र बल होगा, उच्चतम श्रेणी का जो होगा वहाँ पे, ठीक, जो उपस्थित है उसमें उच्चतम श्रेणी का जो मजिस्ट्रेट है वो कर सकता है, ठीक। किसको ऑर्डर देगा? जो सशस्त्र बल का उस समय जो भार साधक है, ठीक। हटाएगा, ठीक, भीड़ को हटाएगा। भीड़ हटाने में लाठीचार्ज भी कर सकता है। यहाँ पे कैसे लिखा है? यहाँ पे लिखा है आवश्यक बल का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। आवश्यक बल समझ गए हो? आवश्यक बल में भीड़ हटाने के लिए पुलिस जो समझे, जितना की जरूरी हो, ठीक। इसके बाद अगली धारा है 133। यह है आपका न्यूसेंस हटाने के लिए। देखिए, इसको हटाने के लिए जो ऑर्डर जारी करता है वो आपका जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार जारी कर सकती है। इसके अंतर्गत क्या क्या जारी कर सकती है? ऐसे लोक स्थान जो बाधित कर रहा हो कोई किसी निर्माण से या किसी कृत्य के द्वारा, उस निर्माण को या उस कृत्य को हटाने के लिए आदेश जारी कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर कोई रोड जाती है, पब्लिक रोड है, सरकारी रोड है, और सामने वाला कोई घर बना रहा है और उसने रोड को ब्लॉक कर दिया है, तो आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं और फिर आप कंप्लेन SDM पे करोगे शुरुआती लेवल पे, तो SDM आदेश जारी कर सकते हैं कि वहाँ से उसका जो भी सामान है निगम उसको हटाए तुरंत, ठीक, उस रास्ते को फ्री किया जाए, है ना। तो हम लोग देखते हैं लोग ट्रक के रोड में बनाते हैं, बना सकते नहीं हैं, ठीक। मतलब कि ठीक है, एक व्यवस्था, एक सामान्य उसमें लोग आपस में तालमेल करके चला लेते हैं, लेकिन अगर आप कोई अड़ जाए कि नहीं कि मैं रोड में नहीं गिराने दूंगा, तो फिर किसी व्यक्ति के लिए रोड में गिराना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर SDM भी ये समझता है कि इतने सारे लोग रह रहे हैं, भारत में इतनी जनसंख्या है, कोई काम कर रहा है तो कैसे करेगा, थोड़ा बहुत तो
दिक्कत होता है। लेकिन अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो आप कोई भी लोक स्थान को ऐसे बाधित नहीं कर सकते। ठीक, इसमें और क्या है, देखिए इसमें ऐसा है कि मान लीजिए कि कोई भवन है ना, जहाँ पे उसमें ऐसा सामान है जिसमें मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये विस्फोट हो जाएगा या गिर जाएगा, तो उस भवन में प्रवेश को रोक सकता है, उस भवन को गिरा सकता है। ठीक, ऐसे व्यवसाय को विनियमित कर सकता है या रोक सकता है जिससे ऐसा लग रहा है कि यह क्या है, लोक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक, जैसे समझ लीजिए कि एक पूरी कॉलोनी है ना, लाइन से घर है, वहाँ कोई बाजार नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति घर में ही समझ लीजिए क्या है, नॉनवेज मुर्गा मछली काटने लग गया। ठीक, तो अब क्या है, उसका जो कचरा निकलेगा बदबू फैलेगा, और क्या है कि अगर उसको सही से डिस्पोज नहीं किया गया तो बीमारी फैलेगी। तो ऐसे कृत्यों को क्या विनियमित करेगा, या तो उसे वहाँ से, उस कार्य को वहाँ से हटाने के लिए उसको आदेश दे देगा, व्यवसाय को शिफ्ट भी कर सकता है। ठीक, तालाब कुएं जैसे खुले हैं, भले आपके प्राइवेट हैं, लेकिन उनको अगर ऐसा लगता है कि यह क्या है, जनहानि कर सकते हैं, मतलब कोई आए इसमें डूब सकता है, कोई किसी के पालतू पशु गिर सकते हैं, तो उस तालाब को बाड़ेबंदी करने के आदेश भी जारी कर सकता है। ठीक, भयानक जीवों के जो निरुद्ध करना है, भयानक जीवों को कैसे निरुद्ध करना है, जैसे अभी आपने हाल में पढ़ा कि तेंदुआ को यहाँ पे बाघ एक ठो आया था, कि बाघ का न्यूज़ आया ना 2 दिन पहले, कि यहाँ पे लोगों का मतलब कि मार दिया है 2-3 लोगों को, तो वहाँ पे ऑर्डर दे सकता है कि ऐसे बाघों को क्या करना है, हमारे लिए तो संरक्षित है, कायदे से उसको तो बंद नहीं किया जा सकता, पर ऐसे बाघों को बंद करके उस स्थान से हटाने के जो आदेश दिए जाते हैं वह धारा 133 के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक, या तो उसके शिकार का भी आदेश दे सकता है, जैसे ज़्यादा ही खतरनाक हुआ, पकड़ में नहीं आ रहा, तो ये आदेश भी दे सकता है कि ऐसे वन्य जीव को क्या कर दिया जाए, जो है खत्म कर दिया जाए। ठीक, इसी के तहत जो वृक्षों की कटाई होती है, जैसे आपको पता है वृक्ष काटना तो अलाउ नहीं है, लेकिन अगर कोई वृक्ष ऐसा है जिससे जनहानि, या कोई भवन ऐसा है जिससे जनहानि की आशंका हो कि ये गिर जाएगा, लोग दब जाएंगे, इसके गिरने से नुकसान होगा, जान माल को हानि होगी, तो उसको भी हटाया जा सकता है। ठीक, तो ये आपकी धारा 133। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आप जाके लिख के दे आओगे ना कि मेरे घर पेड़ सूख गया, आपको लग रहा है कि हाँ मस्त सागवान का पेड़ है, इसको काट के बेच लेता हूँ, 2-4 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे, तो आप जाके दोगे और ऑर्डर मिल जाएगा। ऐसा नहीं, आप जैसे जाके दोगे ना तो वहाँ से ऑर्डर जाता है आपके वन विभाग के पास, आपको एक एप्लीकेशन वन विभाग में देगा, फिर SDM उसको साइन करके देगा वन विभाग वाला आके पूरा नाप जोक करेगा, कितना ऊंचा पेड़ है, कितना मोटा पेड़ है, घर से कितना दूर है ना, सारी चीज़ों की जाँच करने के बाद ही फिर उसको गिराने के आदेश जारी होते हैं। चलिए अगले धारा है 154, मोस्ट इम्पॉर्टेंट धारा में एक 133 और एक 154, यह दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। 154 क्या है, संज्ञेय अपराध में इख्तिला। इसमें लिखा बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट लिखाने जाता है किसी थाने में, तो वहाँ पे जो भी विहित अधिकारी है जो रिपोर्ट लिखने के लिए विहित है उस थाने में, वह उसकी रिपोर्ट लिखेगा। अगर वह व्यक्ति लिख नहीं सकता तो वह मौखिक में रिपोर्ट लिखाता है, तो क्या है, थानेदार उस रिपोर्ट को क्या करेगा, लिखेगा, फिर उसको पढ़ के सुनाएगा और फिर उस पर हस्ताक्षर लेगा। परंतु अगर कोई स्त्री हुई तो ठीक, और उसकी रिपोर्ट धारा 376, 309 या 354 से संबंधित हुई, तो यह सी रिपोर्ट एक स्त्री पुलिस अधिकारी के द्वारा ही लिखी जाएगी। ठीक, इसके अलावा रिपोर्ट लिखने में 1-2 प्रावधान और हैं कि जैसे अगर कोई मानसिक शारीरिक निःशक्त है, महिला है ना, तो पुलिस क्या है, उसके घर पे जाके रिपोर्ट लिखेगी, है ना, मतलब उसको रिपोर्ट लिखा दी, थाने बस सूचना भिजवा देगा किसी से, वही रिपोर्ट उसको खुद दिखाएगा, किसी और को नहीं बोल सकता जाके ऐसी रिपोर्ट लिखा दो, उसको खुद रिपोर्ट लिखाना पड़ेगा। तो फिर ऐसे पुलिस क्या है, उसके घर जाके रिपोर्ट लिखेगी, या ऐसा स्थल जहाँ वह सुगम महसूस करे। ठीक, और इस स्थिति में क्या है, जब पुलिस उसके घर जाके रिपोर्ट लिख रही तो उसकी क्या है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। ठीक, और ऐसी रिपोर्ट को क्या है कि यथासंभव शीघ्र पुलिस क्या करेगी, जांच करेगी और उसके कथन को क्या करेगी, मजिस्ट्रेट के सामने अभिलिखित करवाएगी। ठीक, और ये जो रिपोर्ट लिखाई जाती है, जो अभिकथन लिखा है उसकी, मतलब जो आपने रिपोर्ट है उसकी एक प्रतिलिपि भी सामने वाले को दी जाएगी। एक और खास बात है इसमें कि अगर पुलिस रिपोर्ट लिखने से मना करती है 154 के अंतर्गत, तो आप सीधे पुलिस अधीक्षक, मतलब आपके जिले का जो SP है
ठीक, उसको एक बंद लिफाफे में अपनी प्रार्थना पत्र डाल सकते हो। फिर उस पर कार्यवाही एसपी ऑफिस से होगी, वो वहाँ से एक फिर जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करेगा, वो जांच करके फिर वहाँ पे या तो बोलेगा उसको रिपोर्ट लिखो, नहीं तो जांच शुरू करवाने के आदेश देगा। ठीक, तो देख लीजिए कि अगर आप कभी ऐसे चीज़ों में फंसते हैं और पुलिस मना करती है रिपोर्ट लिखने के लिए, हालांकि उसके 154 के तहत उसको मना करने का अधिकार नहीं है, फिर भी बाई चांस थानेदार अपनी मनाही कर देता, नहीं चल लिखूंगा भाई, तो कुछ भी कर ले, तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप एक पेपर में लिखना और पुलिस एसपी ऑफिस के लिए एड्रेस पे पोस्ट कर देना है। फिर जो भी कार्रवाई ऊपर एसपी के ऑफिस से होगी। ठीक, अच्छा ध्यान रखिए 154 के अंतर्गत महिलाओं को एक विशेष अधिकार दिया गया है, 0 FIR। आपने सुना होगा, शून्य FIR, 0 FIR। ठीक, इसको बोलते हैं 0 FIR। अगर कोई महिला खासतौर से जगह 376, 354 और ये आपका 509 धारा से 500 नहीं आपकी, हाँ भाई 376, और ऐसी एक है आपका और है क्या बोलते हैं 354 और 509 आईपीसी की है ना, आईपीसी की धारा 509। इसके तहत अगर पीड़ित है ना, और जिस स्थान पे ये सारी घटनाएं हुई हैं वह उस थाने क्षेत्र पे रिपोर्ट नहीं लिखाना चाहती किसी कारणवश, तो वह अपनी रिपोर्ट दूसरे थाने में भी लिखा सकती है। और इस प्रकार की जो रिपोर्ट लिखाई जाएगी उसे क्या कहते हैं, शून्य FIR या 0 FIR कहते हैं। ठीक, देखिए सामान्यतः क्या होता है कि जिस थाने के अंतर्गत में केस हुआ है रिपोर्ट वही लिखानी पड़ती है। ठीक, लेकिन महिलाओं के केस, खासतौर से 376 केस में यह प्रावधान किया गया है कि 0 FIR दायर की जा सकती है। मतलब कि महिला हो सकता है उस थाने में सहज ना महसूस कर रही हो, या उसको ऐसा लगे कि इस थाने क्षेत्र के कुछ पुलिस वाले भी इस केस में शामिल हैं या फिर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको अगर ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि हमें साथ न्याय नहीं हो, तो वो दूसरे थाने या फिर उसको डर लगता है तो क्या है दूसरे थाने पे रिपोर्ट लिखा सकती है। और ये रिपोर्ट क्या कहलाएगी, 0 FIR। उस वो थाने वाला, दूसरा थाना वाला उसको रिपोर्ट को लिखेगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो धारा 154 हो गया हमारा पास समाप्त। ठीक, धारा 160 है, देखते हैं 160 क्या है। देखो इसमें है कि साक्षियों की उपस्थित होने की अपेक्षा करना। अपेक्षा कौन करेगा, पुलिस करेगा। पुलिस के पास कोई केस गया, 3-4 नाम आए, पुलिस उनको बोला कि आओ और बयान दो, तो पुलिस ये अपेक्षा करेगा कि वह आए और बयान दे। ठीक, तो ये होता है पुलिस की, इस रिपोर्ट में कहा गया। अगर नहीं होता जाके पुलिस उठा के ला सकती है उन्हें। ठीक, अगर सामने वाला व्यक्ति मानसिक शारीरिक रूप से अस्वस्थ है या महिला है तो पुलिस फिर उसे थाने में नहीं बुलाएगी। फिर वो क्या करेगी, फिर पुलिस उसके जहाँ भी वह स्थान, जिसे उस स्थान पे जो उन्हें सुगम लगता है वहाँ जाके क्या करेगी, उनके रिपोर्ट लिखेगी। इसमें एक प्रावधान यह भी किया गया है कि अगर राज्य सरकार कोई भत्ता निर्धारित की है साक्षियों के आने जाने के लिए खर्चे के रूप में, तो वह भत्ता फिर उनको दे होगा। लेकिन यह तब होगा जब राज्य सरकार ऐसा निर्धारित की हो तो, है ना। बहुत मत जाना कि मैं एक बार बोलने आया था मैं पैसा नहीं मिला करके, है ना, बहुत मारेंगे नहीं तो। ठीक, देख लेना भाई। तो पता है कुछ लोग कहते सर तो बोले थे यार आने जाने का पैसा मिलता है, पहुंच गए, पुलिस वाला दे दिया फिर पैसा, फिर कभी दोबारा नहीं जाएंगे बोले। ठीक, इस चीज को ध्यान के ना, यह तो ये पैसे वाला जो प्रावधान है ये खर्चा तभी है जब राज्य सरकार ऐसा प्रावधान की हो तो, है ना। ऐसे ही मत पहुंच जाना भाई, बोले हैं भाई पैसा मिलता है चलो पता करके आएंगे, फिर देंगे थानेदार भी तुम्हें पैसा खूब। ठीक, आइए चलिए अगले धारा देखें। 161 है, साक्षियों की परीक्षा। परीक्षा का मतलब उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछताछ की जाएगी, है ना। कौन करेगा, जो उस केस के लिए वहां पे विहित अधिकारी होगा, जिसको ये पूछताछ का अधिकार दिया गया है, तो वह अधिकारी उसके पूछताछ करेगा। यह अपेक्षा की जाएगी कि व्यक्ति सही उत्तर दे, है ना। ठीक, और उत्तर नहीं देती है तो पुलिस उत्तर निकलवाने के भी जानती है। ठीक, तो पूछताछ में ऐसा लिखा नहीं है भाई, लिख मत देना पुलिस नहीं तो किसी भी बल का प्रयोग करके, ऐसा यहाँ नहीं लिखा है। ये लिखा गया पुलिस अपेक्षा करेगी कि सामने वाला सही उत्तर दे जिससे आपसे मतलब जिससे पूछताछ की जा रही है। ठीक, अगर किसी स्त्री की परीक्षा की जा रही है तो वह एक स्त्री अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। ठीक,
और यह जो है, जो भी क्वेश्चन पूछती है पुलिस को ऐसा लगता है कि हाँ यह मेरे जो केस है उसके लिए उपयोगी है, तो क्या करेगी, उसको लेखबद्ध भी करेगी। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, स्त्री होगी तो एक स्त्री अधिकारी ही परीक्षा करेगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। फिर धारा नंबर 164। देखिए 164 क्या है, जो संस्वीकृति है और कथनों को अभिलिखित करना। ठीक, संस्वीकृति और कथनों को अभिलिखित करना। लेकिन ये कहाँ पे, मजिस्ट्रेट के सामने का है। तो जैसे कि अब रिपोर्ट के साथ उसको ले गए मजिस्ट्रेट सामने, तो मजिस्ट्रेट पहले, सबसे पहले उससे एक संस्वीकृति लिखवाता है। मतलब यही कि जो भी मैंने लिखा है, जो भी कथन दिया है, वह बिना किसी दबाव के कथन दिया गया है और मैं इस कथन से मतलब सहमत हूँ। फिर उसके नीचे मजिस्ट्रेट एक ज्ञापन लिखता है कि हाँ मुझे लगता है कि जो ये कथन लिखा है यह बिना किसी दबाव के लिखा है। वही है आपका 164। इसकी जो इम्पोर्टेंट धारा है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वह है इसकी धारा का या फिर ए, 164 का, या इंग्लिश बोलेंगे तो 164 ए। इसमें दिया गया है बलात्संग से पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा। ठीक, यह है इसकी हेडिंग। इसमें क्या है कि अगर कोई महिला ऐसे केस में आती है तो पुलिस उसे शीघ्र अतिशीघ्र रजिस्ट्री के चिकित्सा व्यवसायी के पास उसकी क्या है, शारीरिक जांच कराएगी, है ना। और अगर और इसके लिए स्त्री की जो जिसको जांच करानी है उसकी परमिशन आवश्यक है। अगर वह परमिशन देने की स्थिति में नहीं है तो उसका जो भी भार साधक है, मतलब उस स्त्री को जो भी केयर टेकर रहेगा उसकी, या उसके परिवार का कोई रहेगा, उसकी क्या की जाएगी, आज्ञा ली जाएगी। ठीक, और यह परीक्षा 24 घंटे के अंतर्गत कराई जाएगी। कितने घंटे के अंदर की जाएगी, 24 घंटे के अंतर्गत यह परीक्षा कराई जाएगी। जो अधिकारी रहेगा, चिकित्सा अधिकारी, वह बिना विलंब के परीक्षा करेगा और अपनी रिपोर्ट का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में किसको भेजेगा, मजिस्ट्रेट को यथाशीघ्र सबमिट करेगा। ठीक, चलिए ये है आपका 164 ए, इतना ही है। ठीक, 173 है आपका अन्वेषण के समाप्त हो जाने पे रिपोर्ट जमा करना। ठीक, अन्वेषण की समाप्ति पर रिपोर्ट। ठीक, देखिए पुलिस के पास केस गया तो ऐसा नहीं पुलिस अगले दिन सॉल्व कर देगी। पुलिस उसकी चेकिंग करेगी, अन्वेषण करेगी और पुलिस जांच की रिपोर्ट बना के क्या करेगी, मजिस्ट्रेट को सबमिट करेगी। हम बोलते हैं चार्जशीट सबमिट की, फिर इतना ज़्यादा पूरा क्या क्या अन्वेषण किया, फिर उसकी एक पूरी रिपोर्ट बनाएगी और फिर क्या मजिस्ट्रेट को ले जाके सबमिट कर देगी। ठीक, इसमें एक प्रावधान किया गया है कि अगर किसी बालिका के साथ बालात्संग होता है, हाँ बालिका मतलब नाबालिग, है ना, क्या हो, बालात्संग। बालात्संग का अर्थ है रेप, है ना। तो बालिका के साथ बालात्संग होता है तो पुलिस 3 माह के अंदर यह रिपोर्ट सबमिट करेगी। देखिए बाकी केस में टाइम नहीं है ना। यह लिखा है कि अतिशीघ्र करेगी, लेकिन इस अतिशीघ्र का कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन अगर किसी बालिका के अंदर बालात्संग, बालिका के साथ बालात्संग होता है तो पुलिस को एक कंपल्सन किया जाता है कि वो 3 महीने के अंतर्गत अपनी पूरी अन्वेषण को खत्म करके रिपोर्ट सबमिट करे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगली धारा है हमारी धारा नंबर 174। 174 का संबंध है आत्महत्या और उसके अन्वेषण से। उसका संबंध है आत्महत्या, ठीक, और अन्वेषण से संबंधित है। अगर पुलिस के पास ऐसी रिपोर्ट जाती है कि कोई फलाना व्यक्ति आत्महत्या कर लिया है, फांसी लगा लिया है, पुलिस इसकी सूचना किसको देगा, मजिस्ट्रेट को देगा। वहाँ पे जो पुलिस अधिकारी वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे आत्महत्या हुई है, जाके जो आसपास के हैं 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने पूरा अन्वेषण करेगा और एक रिपोर्ट बनाएगा। ठीक, उसमें
उस व्यक्ति ने क्या क्या पहना है, कहाँ चोट लगा है, नहीं चोट लगा है, सारी जानकारी रहेगी। ठीक, अब पुलिस को जरूरी लगता है तो उसको क्या करेगा, पीएम के लिए, पोस्टमार्टम के लिए भेज सकता है। ठीक, इसी की धारा 174 की धारा जो 3 है, इसका संबंध है जब कोई स्त्री आत्महत्या करे तब क्या होता है। देखिए, जब कोई स्त्री आत्महत्या करे, पुलिस सबसे पहले ये देखेगी कि इसकी आत्महत्या विवाह के 7 वर्ष के पूर्व तो नहीं हुई है। ठीक, कोई घरेलू हिंसा तो नहीं हुई है। ठीक, तीसरा, नातेदार ने आवेदन तो नहीं किया है। ठीक, या फिर अपनी समझ लिख लो, है ना, उसकी अपनी समझ में ऐसा करना जरूरी हो। तो अगर यह 4 रीजन रहते हैं तो इसके पीएम जरूर कराया जाएगा। ठीक, ताकि सच्चाई का पता चल सके। ठीक, समझ गए कैसा? विवाह 7 वर्ष के पूर्व है, तो 7 वर्ष कंप्लीट नहीं हुए हैं विवाह के। ऐसे घरेलू हिंसा के कुछ साक्ष्य उसको मिलते हैं। ठीक, या कि नातेदार कोई अप्लाई करता है कि नहीं ये फांसी नहीं है, ये जानबूझ के हत्या करके इसको लटका दिया गया है, ऐसे कुछ कंडीशन की संकेत देता है कोई नातेदार, आवेदन कर दिया। ठीक है, पुलिस को देख के ऐसा लगता है, बाकी चीज़ें नहीं है, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि यह सामान्य स्थिति नहीं है, तो क्या उसको पीएम के लिए भेज सकती है, और फिर पीएम की रिपोर्ट आएगी तो फिर आगे की कार्यवाही होगी। तो ये आपका 174(3) हमारे पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके बाद जो हमारी है एक है धारा 357 357 गा है एक्चुअली। ठीक, इसमें देखिए क्या कहा गया है। देखिए 357 गा कहता है कि कोई महिला, है ना, अगर बालासंग से पीड़ित होती है ना, और वह किसी अस्पताल में पहुंचती है, वो अस्पताल सरकारी हो चाहे निजी हो, उसका पहले क्या करेगा, निःशुल्क इलाज करेगा। ठीक, और उसकी जानकारी पुलिस को देगा। वह हॉस्पिटल इलाज करने से मना नहीं कर सकता है। ठीक, विशेषकर 376 का जो मामला है केस में। ठीक, समझ गया, मतलब कोई महिला अगर 376 केस में किसी हॉस्पिटल पहुंचती तो वह हॉस्पिटल वाला चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, वह इलाज करने से मना नहीं कर सकता, वह निःशुल्क इलाज करेगा। ठीक, और इसकी जानकारी क्या देगा, पुलिस को देगा। ठीक, ऐसा अधिकार दिया गया है। इस बेस पे आप किसी हॉस्पिटल पे केस कर सकते हो, पर सामान्यतः मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कभी कोई करता है, या तो किसी लोग, बहुत सारे लोगों को तो जानकारी ही नहीं होती, है ना, हम ही नहीं जानते थे पहले, तो कैसे है कि नहीं भाई, जब पढ़े लिखे तो पता चला कि ऐसा भी होता है यार। ठीक, चलिए आगे देखते हैं 416। देखिए, किसी स्त्री को मृत्यु दंड दिया गया है। ठीक, क्या दिया गया है, मृत्यु दंड दिया गया है, और वह गर्भवती है। ठीक, तो क्या है, जो उच्च न्यायालय है वह क्या है, वह उसे क्या करेगा, लघुकरण कर देगा। उसकी सजा को क्या है, आजीवन कारावास में, उसकी सजा क्या करेगा, आजीवन कारावास में बदल देगा। ठीक, तो यह है आपकी धारा नंबर 416। तो इतनी धाराएं आपको याद रखनी हैं। ठीक, 1-2 धाराएं और हैं, वो मैं आपको जब आईपीसी पढ़ाऊंगा तो उसके जस्ट पहले बता दूंगा। ठीक, तो इतना आपको ध्यान रखना है। आज का हमारा सीआरपीसी का लेक्चर यहाँ खत्म होता है, और इसकी लगभग सभी धाराएं खत्म हो चुकी हैं, जितनी हमको पढ़नी चाहिए, है ना। इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना बहुत ही कम है। तो मेरा तो यही मानना है कि आप 1-2 बार इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, और 1-2 बार पढ़ने से फिर आप बना लोगे, इतना विश्वास है आप लोगों के ऊपर। चलिए ठीक है, आज का फिर सेशन हमारा यहाँ समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। ठीक, धन्यवाद।